गाइस, आज सामाजिक मुद्दे के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे प्रेजेंट हैं हॉस्टल के एक विद्यार्थी जिनका नाम है अनीस रंजन। इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे। मेरा नाम अनीस रंजन है। मैं बीटेक अभी फाइनल ईयर का छात्र हूँ। इसके साथ मुझे सामाजिक मुद्दों पर बात करना, उसके बारे में डिबेट करना अच्छा लगता है। और अभी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले अनीस ये बताइए कि जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, इसके बारे में आपकी क्या मिस्ट्री है? रिजर्वेशन को मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा बेसिक्स से करना चाहूँगा। अगर स्टार्ट से इसकी बात की जाए तो रिजर्वेशन जब भारत को आज़ादी मिली, भारत देश को 1947 में, और 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको संविधान के रचनात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है, जिन्होंने रचना की थी, तो वो एक निचले तबके से आते थे। और उनका मानना था कि समाज में अगर हमें निचले तबकों की स्थिति को बेहतर करना है तो उन्हें जरूर अलग से कुछ एफर्ट डाल करके ऊपर उठाना होगा। अच्छा, रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है, जो ओबीसी हो गया, एससी हो गया, जनरल हो गया, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कुछ। मैं इसके परसेंटेज को भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जब आरक्षण की शुरुआत भारत के संविधान बनने के बाद हुई तो सिर्फ एससी और एसटी को आरक्षण मिला था। ये अदर बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी आरक्षण, ये हमें 1990 में आकर के मिला है, 91 में, जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था। स्टार्टिंग में रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए लाया गया था। और ये 10 साल लाने के पीछे रीजन ये था कि जो समाज का पिछड़ा सेक्शन है उसको हम सामाजिक। रिजर्वेशन 10 साल के लिए लाया गया था, इसका मतलब क्या है आपका? 10 साल के लिए ही वो एप्लीकेबल था। अच्छा, उस समय के लिए? उस समय के लिए। लेकिन अच्छा। बाद में सामाजिक जो पार्टियां हैं, बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपने लाभ के लिए उस आरक्षण को कभी हटाने का प्रयास नहीं किया, और वो आरक्षण अभी तक चलता आ रहा है। अभी तक चलता और इसके बाद ऐसा स्थिति देखने को मिली कि इस पार्टियों ने अपने लाभ के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया और बढ़ाया भी, और 1990 में जाकर 27% का आरक्षण। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा पॉइंट को। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो रिजर्वेशन है, आपके अकॉर्डिंग कैसा लगता है, अच्छा है या खराब है, इसके बारे में मैं कभी भी जब इन मुद्दों के ऊपर बात करता हूँ तो मेरी अप्रोच बैलेंस होती है। मैं दोनों पक्षों को आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा गहराइयों में। अगर रिजर्वेशन के लाभ के ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। लाभ इसका ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल देके इसको हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एक घर में 3 बच्चे हैं और 1 लीटर दूध है, और माँ को उन तीनों बच्चों को 1 लीटर दूध बांटना है, तो एवरेज परसेंटेज 1/3 आता है। हाँ। लेकिन एक बच्चा अगर बीमार हो गया और 2 बच्चे पूरे स्वस्थ हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे को आधा लीटर दूध माँ दे दे और बाकी दोनों बच्चे को उसमें से बांट दे, 1/2, 1/4, 1/4 करके। इसका मतलब जो बच्चा स्वस्थ है उसको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि माँ ने हमारे साथ भेदभाव किया है। दरअसल माँ उस बच्चे को भी स्वस्थ करना चाह रही है। यही आरक्षण है। अगर इसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि उस समय जो समाज के पिछड़े वर्ग थे, जिनकी सामाजिक स्थिति लंबे समय अंतराल से खराब हो चुकी थी, उनको अगर शिक्षा का अवसर दिया जाए और शिक्षा में थोड़ा प्रमोशन दिया जाए, कम नंबर लाकर अगर वो कटअप क्लियर कर पा रहे हैं। अच्छा, एक शब्द में वन वर्ड में पूछना चाहेंगे, आरक्षण ये हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, आप इसके बारे में क्या बोलना? वर्तमान समय में जैसे कि एक जजमेंट आया कुछ दिन पहले, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर डिबेट हो रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उसमें जज साहब जो थे उन्होंने ये बात कही कि आरक्षण भविष्य के लिए सही नहीं है। उनके हिसाब से अगर माना जाए तो आरक्षण हमारे लिए समाधान नहीं बल्कि एक तरीका है, और उसे जब भी हम चाहें तो हटा सकते हैं, और सरकार को इसके लिए प्रयास करना भी चाहिए। अच्छा, ये तो अगला टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है आपसे, जैसे कि जो रिसेंट का जो गवर्नमेंट है, जो कि मोदी की गवर्नमेंट है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी गवर्नमेंट जैसे 2014 के बाद आई है और इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े फैसले किए हैं, जो कि नॉर्मल, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अगर बहुमत में आती है तो निश्चित तौर पर उसके पास पावर्स होते हैं, और जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, सभी अगर अपने कंट्रोल में हो तो फैसले लेने आसान होते हैं। जैसे कि बड़ों फैसले की अगर बात की जाए तो राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाना बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि विवादास्पद रहा है शुरू से। ट्रिपल तलाक को हटाना बहुत बड़ी फैसला रही है। रुपये का अवमूल्यन करना, डिमोनेटाइजेशन करना, ये बहुत बड़ी बात एक रही है। अच्छा, कोई ऐसे 4-5 काम बताइए जिससे कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, और कुछ खराब भी बताइए, डिसएडवांटेज जिसे बोल सकते हैं। अगर अच्छे काम की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ट्रिपल तलाक बहुत ही बेहतर कदम था, बहुत ज़्यादा बेहतर, क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं के हक में ये फैसला आया था। अगर एक दो अच्छे काम की और बात करें तो जीएसटी बहुत ही अच्छा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि इसके थ्रू जो टैक्स के ऊपर पहले टैक्स लगता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, वो खत्म हो चुका है। हाँ। एक दो अब यहाँ तक आए गए हैं तो थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बता दो, जीएसटी कैसे चलता है, जैसे कि इसके टाइप्स के बारे में थोड़ी सी, और ऑडियंस को भी थोड़ा सा बताइए। जीएसटी मुख्य रूप से जब लाया गया था तो लोग इसको समझ नहीं पाए थे, और अभी बहुत लोगों में क्लियरिटी इसके लिए नहीं है। लेकिन अगर जीएसटी को समझा तो इसमें टैक्स स्लैब होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। हर एक कैटेगरी के सामान को अलग अलग टैक्स स्लैब में रखा जाता है। इसके अलावा इसमें एक सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी होता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट ए है, बिहार मान लेते हैं, उसने कोई सामान बनाया और वो सामान बनने के बाद, पूरा प्रोडक्शन होने के बाद बंगाल में जाकर के बिका, तो बंगाल में अगर वो सामान बिका तो टैक्स बंगाल गवर्नमेंट को मिलेगी, और इसमें सेंटर का हिस्सा होता है। अगर 50-50 देखा जाए तो सेंटर का हिस्सा अपना है और स्टेट का हिस्सा अपना है।
तो एक होता है इंटर टैक्स और एक होता है इंट्रा टैक्स। इंटर टैक्स का मतलब दो स्टेट के बीच में जब टैक्स जाए तो इंटर टैक्स, और जो इंट्रा टैक्स होता है वो होता है जब एक ही स्टेट में सामान बने और वहीं बिक जाए तो इंट्रा टैक्स होता है। तो जीएसटी की स्लैब, जैसे कि नमक के ऊपर टैक्स नहीं लगता, और पेट्रोलियम और डीजल और शराब जैसी चीजें जो है इसके वो टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया है। जीएसटी में वो ना 0 में आते हैं, ना 5, ना 12, ना 18, ना 28। आपके हिसाब से जीएसटी कैसा है, अच्छा है या फिर खराब है? देखिए, ऐसी पहली बात तो ये नहीं कि जो भारत में पहली बार जीएसटी आया है, जीएसटी इससे पहले बहुत सारे देशों में आ चुका था। फ्रांस में 1954 में जीएसटी आया, उससे शुरुआत हुई थी। तो जीएसटी से, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कैस्केडिंग इफेक्ट कम होता है, और कैस्केडिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो लोगों को कम टैक्स पे करने होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लोगों को पता होता है कि हमें टैक्स कहाँ देना है, एक ही जगह टैक्स लगता है। तो मुझे लगता है अगर ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छा फैसला ये जीएसटी का रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, अगला टॉपिक की तरफ मूव करना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा आपसे ये है कि जो जो रिलायंस है, जो कंपनी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और जो रिसेंटली जो ऑप्टिकल फाइबर जो जो समुद्र में बिछाने का जो प्रोग्राम चलने वाला है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कुछ। रिलायंस तो जब से उन्होंने जियो लॉन्च किया है तो लगातार ग्रो कर रही है टेलीकॉम के फील्ड में, लेकिन रिलायंस का बिजनेस इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको शायद पता होगा कि रिलायंस का बिजनेस जो है वो सिर्फ 5% जियो के ऊपर डिपेंड है, बाकी 95% बिजनेस उनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आते हैं उससे वो उनको कुछ नया सामान बनाकर, फॉर एग्जाम्पल गैसोलीन है, ग्रीस है, इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा क्रेक करना चाहेंगे बात, ये रिलायंस का कहाँ कहाँ जैसे कि इसका टेंडर चलता रहता है, कौन कौन से देशों में? रिलायंस एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी होने के कारण इसका यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए जर्मनी में देखा जाए, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए रूस में देखा जाए, इसके अलावा एशिया में तो है ही, जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल फिलीपींस है, फॉर एग्जांपल वियतनाम है, फॉर एग्जांपल जापान है, इन सब कंट्रीज में देखने को मिलता है। फिर इधर इंडिया में बहुत सारी जगह ब्रांच है। तो आपने जैसे क्वेश्चन में पहली बार पूछा कि ऑप्टिकल फाइबर ये बिछा रही है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के पीछे यही कारण है कि टेलीकॉम के फील्ड में ये और अच्छा करना चाह रही है, फिलहाल अच्छा कर रही है, और ये अपने नेटवर्क को इंडिया तक सीमित ना रखकर यूरोप तक और साउथ ईस्ट एशिया तक करना चाहती है, जिसमें एक इसका लाइन जो है वो यूरोप तक जाएगा और दूसरा लाइन साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करेगा। अच्छा, फिलहाल इसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है अगर रिलायंस के बारे में बात की जाए तो? अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात की जाए, परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर चल रहा है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का भी हाथ है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना भी चाहिए। अगर बिजनेसमैन कोई तरक्की करता है तो निश्चित तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर पहचान भारत की बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अडानी की बात की जाए, अडानी अभी अच्छा कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा करी, टाटा शुरुआत से अच्छा करते आ रहे हैं, तो इससे ग्लोबल लेवल पर भारत की एक पहचान और साख बनती जा रही है, जो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। हाँ, एक और बात पूछना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी टेक कंपनी हो गई या फिर अदर कंपनी की भी अगर बात करते हैं, तो कोई भी काम करे, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड हो या फिर कोई भी हो, आईटी फील्ड से रिलेटेड हो, तो उसके हमारा जो कंट्री है उस पर जीडीपी पर और फाइनेंशियल कंडीशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, अगर कोई भी कंपनी है, वो मल्टीनेशनल हो या नॉर्मल कंपनी हो, अगर वो प्रोडक्शन करेगी तो प्रोडक्शन का मतलब, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि आपके घर के अंदर मतलब है कि आपके देश के अंदर कौन से सामान का प्रोडक्शन हुआ, वो जीडीपी में काउंट होता है। एक होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसमें क्या होता है कि आपके देश के बहुत सारे लोग यूएई में जाके रह रहे हैं, या बहुत सारे लोग अमेरिका में रह रहे हैं, देश दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं, उनके द्वारा जो धन कमाया जा रहा है वो धन भी काउंट होता है जीएनपी में। और भारत में कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जो विदेशों से आए हुए हैं, तो उनके धन को माइनस कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारे देश में और मल्टीनेशनल कंपनी अच्छा काम करेगी अपने देश में भी, विदेश में जाकर के भी, तो जीडीपी और जीएनपी पे इसका पॉजिटिव फर्क पड़ता है। चलिए, आपने यहाँ तक पॉइंट बताया, बहुत अच्छा लगा, और ऑडियंस को भी जहाँ तक मेरे को उम्मीद है अच्छा लगेगा। और इसके बारे में थोड़ा मैं ये पूछना चाहूँगा, आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल कैसे लेते हैं? मैं तो यही सोच रहा था कि कहीं आप रट्टा तो मार के नहीं आए हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों के साथ डिबेट हमेशा करते रहा हूँ, और डिबेट करने से एक बात है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें पता चलती है। और अगर कुछ लोगों के बीच में आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक रूम में बैठ करके वो पढ़ना पसंद करते हैं या बातों को जानना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप में, और एक ऐसे लोग होते हैं जो कुछ समूहों में रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है दोनों चीज़ें सही है, लेकिन अगर कोई समूह में रहता है तो उसको 10 लोगों से बात करना होता है, 10 तरीके की बातें सीखने को मिलती है और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मुझे भी लगता है इसका बेनिफिट मुझे मिला है। तो यहाँ तक तो हो गया। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, स्टडी के बारे में, कैसा एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहिए, चाहे वो कंपटीशन वाला हो या फिर एक बीटेक वाला, इंजीनियरिंग वाला हो या फिर डॉक्टरी वाला, किस टाइप का होना चाहिए, फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए, और स्टूडेंट का जो बिहेवियर किस टाइप से होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए पॉइंट। मेरा मानना है कि हर एक बच्चे का अपना एक तरीका होता है और सबका अपना तरीका और तरीका खुद का फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें उसमें ऐड करना चाहूँगा। अगर कोई बच्चा ऐसे रूटीन को फॉलो करता है कि वो सुबह उठ के अच्छी पढ़ाई कर ले, तो उसको निश्चित तौर पर सुबह में कुछ ऐसी आदतें अपने रूटीन में डालनी चाहिए जिससे वो पूरे दिन अगर मेहनत करके बैठा हुआ है तो उससे दिक्कत ना हो शारीरिक तौर पे, क्योंकि मेंटली और फिजिकली अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तभी आप एग्जाम की तैयारी लंबे समय तक कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना एक लंबे समय अंतराल का काम होता है, 1-2 दिन की बात नहीं होती, 2-4 साल की बात होती है, 2 या 3 साल, कोई 1 साल में भी निकाल सकता है।
तो उसमें क्या आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज। इसमें थोड़ा सा ये बताइए आप, जैसे कि इसमें कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करता है, चाहे वो किसी भी टाइप के एग्जाम हो, इसमें क्या होता है कंसिस्टेंसी बन नहीं पाता है, 10 दिन 15 दिन लगातार पढ़ते हैं, फिर इसके बाद उसमें पढ़ने में मन नहीं लगता। तो इसके बारे में कैसे कोई ऐसा टिप्स बताइए जिससे हम लोग कंटिन्यू कर सकें। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन का होना अपनी लाइफ बहुत अच्छा है। जैसे एक इस पर रिसर्च हो चुकी है, मैं रिसर्च बताना चाहूंगा कि 66 डेज अगर आप किसी चीज को अपने रूटीन में फॉलो कर लेते हैं रेगुलर तौर पर, तो आपके दिनचर्या का, आपके न्यूरॉन्स का पाथ फिक्स्ड हो जाता है उसके बाद। और न्यूरॉन्स अगर पाथ फिक्स्ड कर ले तो वो चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फील आएगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, अंदर से आपको फीलिंग आने लगेगी। तो स्टार्टिंग का टाइम बहुत बोरिंग होता है, अगर पढ़ाई वो बहुत बोरिंग काम है जैसे सब मानते हैं, मेरा भी मानना है। लेकिन अगर आपने एक टाइम टेबल बना लिया कि मुझे ये करना है और लगातार करना है 2 महीने। टाइम टेबल का आप फॉलो करते हैं? निश्चित तौर पर टाइम टेबल 90% व्यक्ति फॉलो नहीं कर पाते और मेरा भी नहीं हो पाता है पूरी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि मैं फॉलो करूँ। और टाइम टेबल में लिखी बातों को 100% फॉलो नहीं करना होता, अगर आप उसमें से 70% बातों को भी फॉलो। अच्छा, कोई ऐसा टाइम टेबल बताइए जहाँ तक आप फॉलो करते रहे हैं। मुझे मेरा एक टाइम टेबल रहा है, जैसे मैं थोड़ा सा सुबह उठ करके रिवीजन वगैरह एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है मैं 2-2.5 साल से इसको लगातार अपने रूटीन में शामिल किया हूँ, और मैं एक्सरसाइज ना करूँ तो मुझे बुरा लगता है। और उसके बाद मैं लगातार अगर देखूँ, जब मैं घर पे रहता हूँ, मुझे टाइम मिलता है, तो मैं 5-7 घंटे लगातार बैठ के पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मेरे न्यूरॉन्स के पास ऐसे फिक्स्ड हो चुके हैं कि मैं उस टाइम पर अगर मैं फ्री हूँ और मैं ना पढ़ूँ तो मुझे बुरा लगने लगता है खुद में, अगर मैं कुछ काम ना कर रहा हूँ। तो अगर किसी बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसको बैठने की आदत पहले डालनी होगी। अगर बैठ करके वो पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है कुछ पढ़ाई ना कर रहा हो, लेकिन बैठे वो कम से कम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ ले, लेकिन वो पढ़े। इसमें कॉम्पिटिटिव की बात आप बोल रहे हैं, जैसे कि इसके बारे में बताइए, फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या आगे की ड्रीम है, क्या करना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि मैं थोड़ा सा सामाजिक मुद्दों पर मुझे रुचि गहरी रही है और मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। साइकोलॉजी, फिलोसफी और एथिक्स है सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरा ड्रीम एक यूपीएससी रहा है और मैं उसकी तैयारी में पिछले 1-1.5 साल 2 साल से, जब लॉकडाउन लगा था तो मुझे घर जाने का मौका मिला और पढ़ाई उस समय ऑनलाइन हो रही थी, तो मुझे काफ़ी टाइम भी मिला, तो मैंने उसकी बेसिक्स से स्टार्ट की और मेरा अभी बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके बाद जब भी मेरी तैयारी यहाँ पर कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं तैयारी जारी रखना चाहूँगा। कौन सी तैयारी जारी रखना चाहेंगे? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ऑडियंस को थोड़ा बताइए इसके बाद कैसे कंटिन्यू रखा जाए अपने डिस्कशन को। डिस्कस हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए लगातार। अगर आप सामाजिक मुद्दों को सुनते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, मेरा मानना है अगर कोई बच्चा किसी भी फील्ड का हो, फॉर एग्जांपल जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो चाहते हैं हम अकाउंटेंट की बात करें या इस फील्ड की बात करें, कोई अगर साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है तो वो आर्ट्स की बात करना नहीं चाहता। लेकिन मेरा मानना है कि सामाजिक मुद्दों का ज्ञान होना इसलिए जरूरी है कि आप भारत में रहते हैं। अगर आपको भारत के कानून के बारे में पता नहीं, संविधान के बारे में पता नहीं, तो आपको निश्चित तौर पर दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके अधिकार हैं और आपको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं तो फिर जीना अच्छा, आपका जीवन अच्छे से बीत नहीं सकता। अच्छा, इसके पॉजिटिविटी के बारे में बात करिए, जैसे कि मान लीजिए कि पढ़ते पढ़ते अपने आप को पॉजिटिविटी कैसे रखें, कैसे मेंटेन रखें, इसके बारे में। इसके लिए तो मैंने सबसे पहले ही बताया था, एक्सरसाइज और डेली रूटीन में योगा वगैरह, जब जिम जो भी जाते हैं उसके लिए करने से क्या होता है कि आपका एक लगातार मेहनत करने का क्षमता दृढ़ बढ़ता है। कोई बच्चा अगर पूरे दिन चाहे मैं बैठ के पढ़ लूँ और एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है तो उसकी तबीयत पर बुरा असर इसका पड़ेगा। और अगर बुरा असर पड़ने के बाद वो अगर तबीयत खराब उसका हो जाता है और 10 दिन बीमार रहे, तो पढ़ा अगर 10 घंटे पहले वो पढ़ रहा था तो हो सकता है वो सारा उसका बर्बाद हो जाए। तो अगर हम 6 घंटे ही पढ़े, ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे ही पढ़े साथ, लेकिन उसको रेगुलर करने का प्रयास करें। और अगर आप रेगुलर करेंगे, और इसके लिए मोटिवेशन अंदर से आना जरूरी है। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोज बाहर से देखते हैं, लेकिन मेरा मानना जिस दिन मोटिवेशन अंदर से आ गई, नेपोलियन को अंदर से आ गई थी, गेरिबाल्डी को अंदर से आ गई थी, हिटलर को अंदर से आ गई थी, गांधी को अंदर से आ गई थी, अगर हमें भी आ जाए तो अच्छा हो। आपको नेपोलियन के बारे में, गांधी जी के बारे में, बाकी सब के बारे में बहुत नॉलेज है। फिर डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में, फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर अगले वीडियो को लेकर के। और अगला वीडियो हमारा एंटरटेनमेंट के ऊपर होने वाला है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस। थैंक यू।